संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। मेरे ना रहने के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, किसे मिलेगी? आखिर क्या मेरे बच्चे ही आपस में लड़ेंगे संपत्ति के लिए जो मैंने अर्जित की, मैंने बनाई, मैंने तैयार की? या ऐसा होगा कि खींचातानी रशाकशिश के बीच में हमारा परिवार बिखर जाएगा? इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का कानून, वहाँ पर एक प्रावधान किया गया वसीयत यानी विल का। विल क्या होता है इसे समझना, इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसे समझना, कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज कि आखिर कैसे अगर किसी ने वसीयत बनाई उसे चैलेंज कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूटिंग विल आखिर ये क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आपने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वसीयत यानी विल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि संपत्ति के विवाद जो होते हैं उसे समझने के लिए आपको वसीयत काफ़ी ज़्यादा समझनी पड़ेगी। जब कभी भी आपकी उम्र होती है यानी उम्र आपको ऐसा लगता है बस अंतिम पड़ाव पे ही हैं या अंतिम पड़ाव के पहले हैं, तो उस समय आपको हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप वसीयत बनाएं। वसीयत की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आखिर वसीयत क्या है, ज़रा पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मैंने अपने जीवन काल में रहते हुए कुछ संपत्ति बनाई, कुछ संपत्ति अर्जित की, कुछ संपत्ति खरीदी, कुछ मुझे मेरे पूर्वजों से मिली थी या गिफ्ट मिली थी। इन सभी संपत्तियों का, क्योंकि अब मैं अपने साथ में लेकर के तो कुछ नहीं जाऊंगा, मुझे देकर ही जाना है, किसे देना है, कितना देना है, क्यों देना है, इन्हीं सभी बातों का एक जिक्र है। और मेरे ना रहने के बाद मेरी संपत्ति कैसे मेरे बच्चों पे या जिसे मैं चाहता हूँ उन्हें कैसे मिलेगी, ये विल के प्रावधान में दिया हुआ होता है और वसीयत में दिया जाना चाहिए आपके द्वारा, जिससे आप ना रहें तो भी उसके बाद में किसी भी प्रकार के कोई झगड़ा, किसी भी तरीके के कोई लड़ाई झगड़े ना हो। तो सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क, जहां पर वसीयत एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपकी इंडिविजुअल विश को पूरा करता है आपके ना रहने के बाद, कि आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स का क्या होगा आपके ना रहने के बाद। अब ये किस कानून में, मैंने जैसे आपको बताया, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में के कानून से गवर्न होता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मुस्लिम लॉ में ये इसको एक्सक्लूड आप कर सकते हैं, वो नहीं आएंगे। और इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। रजिस्ट्रेशन इट मीन्स चाहे तो आप एक कागज़ में लिख करके छोड़ दें, लेकिन अब उसकी क्या वैलिडिटी है, नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस, प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी आपने किसी से खरीदा, आप कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं या अग्रीमेंट उसका करवाते हैं, या उसका जो भी रजिस्ट्रेशन की जो पंजीकरण की प्रक्रिया होती है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाते हैं। तो ऐसे ही आपकी वसीयत का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो फिर भी आप एटलीस्ट ओथ कमिश्नर से या नोटराइज्ड उसकी वैलिडिटी तो करके ही रखें। विल की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पर्टिकुलर केस लॉ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर विल को भी चैलेंज किया जा सकता है और कैसे। तो एक केस है, ये केस है HV रामास्वामी वर्सेस HV वेंकट रामास्वामी का केस, AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 481। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसिस किया, ध्यान दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किस बात के लिए, कि भाई आपकी मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहने चाहिए तब जब आप अपनी विल कर रहे हैं। क्यों, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं या आप इंटॉक्सिक हैं, आप नशे में हैं, उस स्थिति में अगर आप करेंगे तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आप मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर का लगाते हैं तो उससे वैलिडिटी बढ़ जाती है, उसे चैलेंज करने का जो एक सिनेरियो होता है, एक ऑप्शन रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये केस आपको ये बताता है कि हमेशा आप ध्यान दीजिए कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं वसीयत बना रहा हूँ, मेरी उम्र 70 साल की है और अभी मैंने वसीयत के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो इस ग्राउंड पे, इस आधार पे उसे चैलेंज किया जा सकता है कि एट द टाइम व्हेन आई वाज मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट ऑफ विल, माय मेंटल फिटनेस वाज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, फिट एंड फाइन। तो ये एक जो है वो एक ग्राउंड बना देता है चैलेंज करने का। दूसरा एक केस, जगजीत सिंह वर्सेस प्रेमला मनमोहन सिंह, 2010 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 157।
इस पर्टिकुलर केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लैरिफाइड किया कि जो ग्राउंड्स हैं वो इस आधार पे भी चैलेंज किए जा सकेंगे जहाँ पर कॉर्शन, फ्लॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो तो ठीक है, उसके ऊपर है जो उसे चैलेंज कर रहा है। लेकिन जब कभी भी धोखाधड़ी होगी, जब कभी भी दबाव डाल करके बनाया जाएगा, मेरे सिर पे बंदूक रखी बोले वसीयत बना दो, तो वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा, उसे चैलेंज किया जा सकता है। और यही बताया जगजीत सिंह वर्सेस प्रेमला मनमोहन सिंह 2010 के केस में। मतलब जब वसीयत बन रही है तो ऐसा नहीं कि 3 भाई हैं, उन्होंने दबाव डाला पिता के ऊपर या माँ के ऊपर और ज़बरदस्ती से बिल बना ली, बिकॉज फ्री कंसेंट होनी चाहिए। पहले और दूसरे केस से आपको यही समझ में आता है कि स्वतंत्र इच्छा, मेरी खुद की इच्छा, मेरी खुद की सहमति होनी चाहिए कि आखिर मैं अपनी संपत्ति किसे देना चाहता हूँ। अब इसका प्रोसेस क्या होगा एग्जीक्यूशन का? एग्जीक्यूशन मतलब अब मेरी डेथ हो गई, मान लेते हैं मेरी डेथ हो गई, मैंने जो भी संपत्ति बनाई थी, अब वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के ऊपर कैसे जाएगी? तो इसके लिए एक टेस्टेटर को या एक एग्जीक्यूटर को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या है कि अब उस संपत्ति का निष्पादन बोलते हैं हिंदी में, तो उस संपत्ति का एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसे ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, एक से दूसरे हाथ में वो प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया, जिसे हम पूरी प्रोसेस को प्रोबेशन ऑफ विल यानी प्रोबेट ऑफ विल कहते हैं। तो प्रोबेशन ऑफ विल यानी एग्जीक्यूशन समझ लीजिए आप। तो जो एग्जीक्यूटर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बिल पे करे, ऑफ करे, जितने भी कर्ज हैं वो ख़त्म करे, जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म करे, और उसके बाद मान लीजिए मेरे 2 बच्चे थे, 1 बेटी थी, उन सभी के बीच में वो प्रॉपर्टी को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करे जैसा मैंने अपनी वसीयत में लिखा है। तो सबसे पहले आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। दैट एप्लीकेशन इज प्रोबेशन ऑफ विल। प्रोबेशन ऑफ विल में कोर्ट जब प्रोबेट का ऑर्डर पास कर देती है, देन जो एग्जीक्यूटर है वो जितने भी टैक्सेस हैं, डेट्स हैं, उन सबको काट छाट के और फिर उसके बाद में कर्जे वगैरह ख़त्म करने के बाद बच्चों के बीच में बराबर से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कंक्लूजन क्या समझ आता है? कंक्लूजन ये कि आपको अपनी इच्छा पत्र ज़रूर बनाना चाहिए, अपनी जो विल है वो ज़रूर बनानी चाहिए। क्यों? जिससे कि आपके खुद के जो लीगल हेयर्स हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है, वो आपस में ही आपकी संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा ना करे, मारपीट ना करे और आपका परिवार बना रहे। तो इस वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि प्रॉपर्टी संपत्ति आपकी थी, आप किसी भी को दान दे सकते हैं, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है भी। तो अगर आपने वसीयत बनाई है तो जो एग्जीक्यूटर है या जो प्रोविजन ऑफ विल है वो उसी प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा जैसा आप चाहते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है और ये फाइनली आपके सारे के सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को आसानी से शॉर्ट आउट या सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर आप डायरेक्टली किसी परेशानी के लिए मुझे करना चाहते हैं बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। लगातार कीमती महत्वपूर्ण आपका समय जो मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।